Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and respected teachers, Assalamu alaikum. I hope you will be all fine. You are very warm welcome at this beautiful educational platform, Biology Lovers. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम FSC पार्ट 1 बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैप्टर का जो है वो इख्तिताम हो रहा है। आज हम लेक्चर नंबर 11 वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और आज हमारे इस चैप्टर का भी इख्तिताम हो जाएगा। तो इस तरह हमारे इस सफ़र के अंदर हमने जो पहले दो मनाजिल हैं वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तय कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में ये मज़ीद खूबसूरत होता जाएगा। लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ग्रुप का हिस्सा बनाएं, इस सफ़र का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे ये सफ़र मज़ीद खूबसूरत और मज़ीद मुफीद होता जाएगा। तो इसीलिए लेक्चर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वही आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम लोगों को इसके साथ शामिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सफ़र का हिस्सा बनाएं ताकि हम अपने इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा खूबसूरत तरीके से आगे लेकर चलें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड की एक दूसरी फॉर्म जिसे हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, यानी RNA। हमने इससे पहले न्यूक्लिक एसिड की बेसिक केमिस्ट्री, उसका इंट्रोडक्शन और उसकी एक टाइप यानी DNA को कम्प्लीटली तौर पर डिस्कस कर लिया है। आज हम न्यूक्लिक एसिड की दूसरी टाइप यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम इंशाल्लाह कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को भी डिस्कस करेंगे। हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन आज हम ज़रा इसको मज़ीद डिटेल के साथ देखेंगे। तो बिला तख़ीर हम अपने लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड की दूसरी टाइप यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA के बारे में आप सिंपल इतना तो जानते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, सिंगल स्ट्रैंड होता है। इसमें भी 4 तरह की नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि 4 तरह का न्यूक्लियोटाइड इनके अंदर मौजूद होता है। लेकिन इसमें DNA में अगर थायामीन है तो इसके अंदर थायामीन की जगह एक और नाइट्रोजन बेस है और वो यूरासिल है, यानी कि ये यूरासिल थायामीन को रिप्लेस कर रही है। ठीक है जी, सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है। तो ये बेसिक सी केमिस्ट्री आप लोगों को पहले से ही मालूम है, मज़ीद कुछ डिटेल इंशाल्लाह आगे भी आएगी। जी, DNA वर्सेस RNA। DNA आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और इसमें जो है वो थायामीन नाइट्रोजन बेस होती है, जबकि इसके मुकाबले में RNA सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और इसमें जो है वो थायामीन की जगह यूरासिल होती है। बेसिक केमिस्ट्री का जो डिफरेंस है वो ये है। बाकी डेफिनेटली फंक्शंस वगैरह के डिफरेंसेस वो एक अलग टॉपिक है। हम यहाँ पे बेसिक केमिस्ट्री को जो है वो देख रहे हैं और उसकी स्ट्रक्चर और इसकी केमिस्ट्री, इसकी कंपोजिशन को देख रहे हैं। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर चलें जी, बिल्कुल आगे चलते हैं हम। RNA डेफिनेशन करना चाहेंगे तो हम यही कहेंगे इट इज़ द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जैसे DNA होता है वैसे ही ये भी न्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर है। फ़र्क ये है कि RNA जो है ये सिंगल स्ट्रैंड होता है और ये अपने ऊपर ही फोल्डिंग कर लेता है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड है ना, तो सिंगल स्ट्रैंड होने की वजह से इसकी जो फोल्डिंग होती है वो अराउंड इटसेल्फ हो जाती है, अपने गिर्द ही ये फोल्ड हो जाता है। और इसमें एक और फ़र्क जो है वो ये है कि इसमें नाइट्रोजनियस बेस जो है वो यूरासिल होती है
एज जो है, जबकि डीएनए में जो है वो थायामीन होती है, यानी कि थायामीन को ये रिप्लेस कर रहा है और यूरासिल होती है। बाकी ये आपके सामने ये एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई गई है। सिंपल है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। आपको मतलब ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है क्लियर होंगी। तो जल्दी से हम आगे चलते हैं जी। टाइप्स ऑफ आरएनए। अच्छा जी, इसमें एक तो पहला जो हमारा प्रोसेस है, ये आरएनए बनता कैसे है। तो एक डेफिनेशन है जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है, ट्रांसक्रिप्शन। जो आरएनए है ये डीएनए से प्रोड्यूस होता है। आरएनए की एक टाइप है जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो ये मैसेंजर आरएनए डीएनए से ही प्रोड्यूस होता है। एक्चुअली होता ये है कि डीएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं, वो न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस कॉपी हो जाता है। तो उस कॉपी को हम मैसेंजर आरएनए कह देते हैं। ठीक है, एक्चुअली जो मैसेंजर आरएनए है वो कोई नई चीज़ नहीं होती, वो डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। यानी डीएनए में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा तो उसको कॉपी कर लिया जाए तो वो मैसेंजर आरएनए बन जाता है। अब ये स्पेसिफिक सीक्वेंस कौन सा होगा? डियर स्टूडेंट्स, ये वो सीक्वेंस है जो प्रोटीन्स की प्रिपरेशन को के बारे में इंस्ट्रक्शन देता है। यानी जो प्रोटीन जो आगे फॉर्मेशन होनी है प्रोटीन की, तो उसकी जो इंस्ट्रक्शन देगा हमें, यानी वही ख़ास इंस्ट्रक्शन होगी, तो वो न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होगा। तो उसी को हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और इस तरह मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक हो गया ना जी। तो ये एक डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। वैसे आपने पढ़ी हुई है, 10th क्लास में भी पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे वो डेफिनेशन जो है वो दोबारा आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी ब्यूटीफुल सी हमारे पास पिक्चर है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम से आगे फिर डीएनए, और डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है वो यहाँ से जब वो कॉपी किया जा रहा है, तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं। और इसके ज़रिए से मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होता है। जी डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। क्लियर हो गया जी। तो ये टाइप्स इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है कई बोर्ड के अंदर, कई दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ चुका है। तो आपने इसको अच्छे से जो है वो तैयार करना है, पूरा आर्टिकल उसको अच्छे से तैयार करें। और इंशाल्लाह आने वाले जो स्लाइड्स हैं उसमें पूरा आर्टिकल आपको बना बनाया मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो आप इसकी असाइनमेंट बना सकते हैं, बल्कि इसकी असाइनमेंट बनाएं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसकी असाइनमेंट बनाएं आप। और ये जो आने वाली स्लाइड हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं, वो आपको इंशाल्लाह बड़ी हेल्प करेंगी। तो आप जो है वो पूरी असाइनमेंट तैयार करें, ठीक है, उन स्लाइड्स को देखते हुए। ओके जी, आगे चलते हैं हम। टाइप्स ऑफ आरएनए में सबसे पहली टाइप है हमारे पास मैसेंजर आरएनए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी इसको डिस्कस किया कि जो डीएनए से एक आरएनए प्रोड्यूस होता है और जिस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, वो मैसेंजर आरएनए है। ये मैसेंजर आरएनए क्या करता है, ये हमने ये भी बात डिस्कस कर ली है कि ये न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, उसको ये कॉपी कर लेता है और उसको हम मैसेज कहते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है, मैसेंजर आरएनए। फिर ये मैसेज या इंफॉर्मेशन लेकर ये राइबोसोम के पास जाता है और राइबोसोम उस मैसेज, उस इंफॉर्मेशन, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोटीन जो है वो तैयार करता है। तो ये इसका जो है वो फंक्शन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। प्रोटीन की सारी फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए पर ही डिपेंड कर रही होती हैं। और आगे प्रोटीन कितनी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, ये हम जानते हैं जी। तो टोटल हमारे सेल के अंदर जो आरएनए की अमाउंट पाई जाती है, उसमें 3 to 4% मैसेंजर आरएनए होता है। यानी कि क्वांटिटी के लिहाज से तो कोई इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फंक्शन के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है।
मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जैसे बाकी आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, और इसकी जो लेंथ होती है उस स्ट्रैंड की वो वेरिएबल होती है। डेफिनेटली डिपेंड करेगा ना कि प्रोटीन कौन सी बनानी है। तो अगर प्रोटीन का मॉलिक्यूल छोटा है, छोटे साइज़ की प्रोटीन बनानी है, तो डेफिनेटली वो स्मॉल साइज़ का मैसेज होगा, और अगर कोई बहुत बड़े साइज़ की प्रोटीन तैयार करनी है तो उसका जो मैसेंजर आरएनए आएगा ना जी, वो भी ज़ाहिर बात है उसकी लेंथ भी काफ़ी बड़ी होगी। ठीक है ना जी। और यही बात है जो आगे आपको बताई जा रही है कि साइज़ ऑफ लेंथ जो है वो डिपेंड करेगा कि साइज़ ऑफ जीन क्या है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है, जो आगे प्रोटीन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए वो कितनी है। तो उस लिहाज से मैसेंजर आरएनए की लेंथ होगी। एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि वो कहता है जी कि 1000 फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन विद 1000 अमाइनो एसिड, यानी कि अगर एक प्रोटीन है जिसके अंदर 1000 अमाइनो एसिड लगने हैं, तो उसके लिए जो मैसेंजर आरएनए आएगा उसके पास 3000 न्यूक्लियोटाइड होंगे। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? यानी कि अगर एक प्रोटीन की फॉर्मेशन होनी है और उस प्रोटीन के अंदर 1000 अमाइनो एसिड्स अरेंज होने हैं, तो 1000 अमाइनो एसिड्स के लिए 3000 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस चाहिए होगा। तो वो 3000 न्यूक्लियोटाइड्स आगे 1000 अमाइनो एसिड्स को अरेंज करेंगे, जिससे आगे प्रोटीन प्रिपेयर होगी। तो इस तरीके से आपको ये बात क्लियर हो गई है कि जो मैसेंजर आरएनए की लेंथ है वो एक्चुअली डिपेंड करती है कि प्रोटीन कौन सी फॉर्मेशन हो रही है, तो उस हिसाब से उसकी लेंथ होती है। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं हम जी। ये आपके सामने एक बड़ी खूबसूरत सी और बड़ी सिंपल सी स्लाइड है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये डीएनए है, ठीक है जी, और डीएनए से क्या हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को कॉपी किया जा रहा है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और ये मैसेंजर आरएनए ये आगे जाएगा राइबोसोम के पास और वहाँ पे जाके प्रोटीन बनवाएगा, तो वो प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसलेशन। तो आप लास्ट में देखें ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ रहे हैं और प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है वो तैयार हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ये मैसेंजर आरएनए अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है, इसकी परसेंटेज जो सेल के अंदर मौजूद आरएनए है, ये हम आरएनए के लिहाज से बात कर रहे हैं, ओवरऑल सेलुलर कंटेंट की बात नहीं कर रहे। ये बात ज़रा जहन में रखिएगा, क्लियर रखिएगा कि हम ये बात कर रहे हैं कि सेल के अंदर मौजूद जो आरएनए है उसकी जो अमाउंट है उसके वो कितना % है, ठीक है ना जी। तो सेल के अंदर मौजूद आरएनए का ये 10 to 20% जो है वो बनाता है ट्रांसफ़र आरएनए, 10 to 20%, ठीक है जी। और वो कहते हैं जी कि ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल स्मॉल ईच लेंथ ऑफ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स, ये ज़्यादा बड़े नहीं होते। मैसेंजर आरएनए की लेंथ के बारे में हम कोई भी बात डिटरमिन नहीं कर सकते, वो तो डिपेंड करेगा ना कि प्रोटीन कौन सी है और उस प्रोटीन का साइज़ क्या है। तो इसलिए उसमें तो कोई बात हम वाज़े नहीं कह सकते, डेफिनेट बात नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है, क्योंकि ये इसका वो फंक्शन उस लिहाज से नहीं है, तो इसलिए इसका साइज़ छोटा ही होता है, ज़्यादा बड़ा साइज़ का नहीं होता। ये 75 से लेकर 90 न्यूक्लियोटाइड तक जो है वो इसकी लेंथ हो सकती है। फंक्शन देखें, बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है। देखिए, हमने ये बात कही थी कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, वो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं, और ये अमाइनो एसिड्स अरेंज होकर प्रोटीन बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन फॉर्मेशन के दौरान एक अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए होता है,
ठीक है जी। और ये क्या करता है, इसका काम ये है कि ये एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र कर देता है राइबोसोम के पास। ठीक है, यानी कि इसने सेल में से स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को उठाना है और उसको इसने ट्रांसफ़र कर देना है राइबोसोम को। तो राइबोसोम को जब वो ट्रांसफ़र करेगा तो राइबोसोम उसको फिर जोड़ेगा और प्रोटीन फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब हमें यह बात मालूम है कि 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, तो इसका मतलब है कि सेल के अंदर 20 टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए भी होते हैं, यानी कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक ट्रांसफ़र आरएनए। तो अगर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं तो ट्रांसफ़र आरएनए की भी 20 टाइप्स ही होंगी। ठीक है जी। ऊपर आपने परसेंटेजेस पढ़ी हैं, कितनी परसेंट है, 10 to 20% टोटल जो है आरएनए कंटेंट का। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए। अब आपने ये याद रखना है कि ये 20 टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं। क्यों? क्योंकि 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। वैसे तो अमाइनो एसिड्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, आपने पढ़ा 170 टाइप्स हैं, लेकिन उनमें से 20 टाइप्स ही जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन में यूज़ होती हैं। क्लियर जी। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं दे पिक द अमाइनो एसिड टू राइबोसोम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इनका काम ये है कि इन्होंने अमाइनो एसिड को पिक करना है और उसको राइबोसोम को देना है। राइबोसोम उन अमाइनो एसिड्स को आपस में अटैच करता जाएगा और पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते जाएंगे तो आपको पता है कि अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो प्रोड्यूस होती जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका फंक्शन है, ये इसकी परसेंटेज है और टाइप्स हैं। बहुत अच्छे से इसको आप याद कर लें और इसकी असाइनमेंट बनाएं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इसको असाइनमेंट बना लें ताकि आपको ये काम आए। ओके, आगे चलते हैं हम जी। फंक्शन ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए ये आपके सामने है। इसका काम क्या है कि इसने एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को लेना है। एक्चुअली ये करता क्या है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, अब ज़रा हम थोड़ा सा टेक्निकली इसकी फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। जो पीछे से इंफॉर्मेशन आ रही है ना, मैसेंजर आरएनए जो आ रहा है इंफॉर्मेशन लेके, वो कोड की शक्ल में है, उसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड। अब ये ट्रांसफ़र आरएनए क्या होता है, इसके पास एंटी कोड मौजूद होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये उस कोड के ऊपर एंटी कोड लगाता है, जिसकी वजह से वो कोड ओपन हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ये कोड ओपन होता है तो ये वो सीक्वेंस को सामने रखते हुए, उस कोड को सामने रखते हुए एक अमाइनो एसिड उठा लेता है और वो अमाइनो एसिड राइबोसोम को दे देता है और आगे फिर राइबोसोम उसको अटैच करता है। क्लियर हो रही है ना बात? तो ये असल में कोडोन और एंटी कोडोन का चक्कर है और ये चीज़ आप सेकेंड ईयर में जाकर डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी आपका फर्स्ट ईयर है तो इसलिए उसने डिटेल में इसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन सेकेंड ईयर में जाके आपने ये पढ़ना है पूरा प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, हर चीज़ आप इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पूरा एक चैप्टर मौजूद है क्रोमोसोम और डीएनए वगैरह के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे आपको मैंने सिंपल सा हिंट दे दिया है कि एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है, कि जो पीछे से इंफॉर्मेशन आ रही है मैसेंजर आरएनए की शक्ल में, वो है कोड, जेनेटिक कोड। और ये ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, ये उन कोड की ट्रांसलेशन करता है। ठीक है जी, इसलिए हम इसे ट्रांसलेशन आरएनए भी कह देते हैं। और ये उसको एंटी कोड लगा के उसको ट्रांसलेट करेगा और जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स को जो है वो अरेंज करवाता जाएगा और प्रोटीन तैयार होती जाएगी। ठीक है ना जी। चलिए, सिंपल से आपको कॉन्सेप्ट आ गया है, बाकी डिटेल आप इंशाल्लाह जो है वो आगे जाके पढ़ लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके, आगे चलेंगे हम। राइबोसोमल आरएनए सेल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आरएनए है।
तो तकरीबन 80% जो आरएनए सेल में पाया जाता है वो राइबोसोमल आरएनए है। तो डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। पीछे जितनी भी आप पहले जो आपने 2 परसेंटेजेस पढ़ी हैं मैसेंजर आरएनए की और ट्रांसफ़र आरएनए की, वो आपने परसेंटेज भी याद रखनी है, राइबोसोमल आरएनए की परसेंटेज भी याद रखनी है। और आपने याद रखना है कि सेल के अंदर जो आरएनए होता है उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आरएनए राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है जी। अब नाम से जाहिर है कि ये राइबोसोमल आरएनए है तो ये राइबोसोम के साथ अटैच होगा, ठीक है जी। तो कहते हैं जी ये राइबोसोमल प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है और वहाँ पे ये 40 to 50% इसकी प्रेजेंस जो है वो वहाँ पे पाई जाती है। क्लियर। फंक्शनिंग की तरफ देखते हैं। देखें जी राइबोसोम का काम है प्रोटीन को तैयार करना। अब ये जो हमारा ये राइबोसोमल आरएनए है ये उस प्रोटीन फैक्ट्री की मशीन की तरह काम करता है। हम राइबोसोम को कहते हैं कि जी वो प्रोटीन की फैक्ट्रीज़ हैं। तो उन फैक्ट्रीज़ के अंदर जो मशीनें लगी हुई हैं जो प्रोटीन को तैयार करती हैं वो एक्चुअली राइबोसोमल आरएनए होता है, ठीक है जी। और अब होता ये है कि राइबोसोम की सरफेस के ऊपर एक तरफ होता है मैसेंजर आरएनए और एक तरफ होता है ट्रांसफ़र आरएनए और इनके दरमियान में मौजूद है राइबोसोमल आरएनए। ये क्या करता है, मैसेंजर आरएनए के मैसेज को लेगा, ट्रांसफ़र आरएनए की हेल्प से उसको ओपन करेगा यानी ट्रांसलेट करेगा और उसके बाद अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ेगा और प्रोटीन को तैयार करेगा। यानी कि मशीन ये है। मैसेंजर आरएनए इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है कोड की शक्ल में, ट्रांसफ़र आरएनए उन कोडिंग को ट्रांसलेट कर रहा है और राइबोसोमल आरएनए उन जो इन्फॉर्मेशन ओपन हो रही है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ता जा रहा है। देखिए ये बात आपने याद होगी आपको, हमने ये पीछे पढ़ा है प्रोटीन वाले टॉपिक के अंदर कि अमीनो एसिड्स की नंबरिंग भी इम्पोर्टेंट होती है और अमीनो एसिड्स की अरेंजमेंट भी इम्पोर्टेंट होती है। तो मैसेंजर आरएनए तो इन्फॉर्मेशन ला रहा है जबकि ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स को पिक कर रहा है और उसको दे रहा है राइबोसोम को। अब उसको उस ख़ास सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना कि वो ही प्रोटीन बने, वो स्पेसिफिक प्रोटीन तैयार हो, ये राइबोसोमल आरएनए का काम होगा। क्लियर है जी। तो इस तरीके से राइबोसोमल आरएनए जो है इन दोनों आरएनएज के दरमियान मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए के दरमियान इंटरेक्शन का काम करता है और प्रोटीन फॉर्मेशन में मेन जो रोल है वो ये प्ले कर रहा होता है जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने ये एक स्लाइड मौजूद है। इसमें आप देखें कि एक तरफ से मैसेंजर आरएनए जो है वो इन्फॉर्मेशन लेकर आया, ये बिल्कुल नीचे आप देखें, और वो मैसेंजर आरएनए उस इन्फॉर्मेशन को दे रहा है राइबोसोम के को, ठीक है। एक तरफ से एंटर होती है, आपको पता है कि राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं, एक स्मॉल यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट। तो वो जो सब यूनिट्स हैं उनके दरमियान में मैसेंजर आरएनए जो है यानी इन दोनों सब यूनिट्स के दरमियान में मैसेंजर आरएनए एंटर हो जाता है। अब जैसे भी एंटर होता है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है अब वो ट्रांसफ़र आरएनए क्या कर रहा होता है, उसकी एंटी कोडिंग शुरू कर देता है। आप देख सकते हैं ये कोड लगे हुए हैं और ट्रांसफ़र आरएनए क्या कर रहा है, उन कोड को एंटी कोड लगा रहा है, उसको ओपन कर रहा है। अब जैसे ही वो ओपन हो रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है वो अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ा जा रहा है और इस तरह हमारे पास एक प्रोटीन जो है वो उसकी चेन या आप कह लें पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो प्रोड्यूस होती जा रही है। तो ये डियर स्टूडेंट इस तरह ये सारा अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ओके आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स
और डियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद होगा कि जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था टॉपिक, तो उस वक्त मैंने आपको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का इंट्रोडक्शन जो है वो करवाया था। तो आज आप थोड़ा सा ये समझ लें कि रिवीजन भी है और वैसे टॉपिक भी है हमारा, तो आज हम थोड़ा सा इसको और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हम ये बात जानते हैं कि दो डिफरेंट कैटेगरीज़ के मॉलिक्यूल्स अगर आपस में जुड़ जाएं तो उसको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो है वो कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो आपने पीछे भी एग्जांपल पढ़ी है कार्बोहाइड्रेट्स वाले टॉपिक में, कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर प्रोटीन के साथ जुड़े हों तो उन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, लिपिड्स के साथ जुड़े हों तो ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। इसी वहाँ पे दो टाइप्स पड़ी थी, यहाँ पे कुछ मज़ीद टाइप्स भी आपको मिल रही हैं। अगर लिपिड प्रोटीन के साथ जुड़े हों तो लिपोप्रोटीन, और इसी तरह अगर न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ जुड़ा हो तो न्यूक्लियोप्रोटीन। अब इन सब की हम, इन चारों टाइप्स की हम जो है ना वो, यानी कि जो हम टाइप्स हमने बोली हैं, इनको हम एग्जाम्पल के साथ भी इंशाल्लाह समझेंगे। इनमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, ये तो डियर स्टूडेंट आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो पढ़ लिया है। लिपोप्रोटीन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही आप मौजूद होता है, जारी बात लिपिड्स है उसके साथ प्रोटीन्स हैं तो उसे आप लिपोप्रोटीन भी कह सकते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन, इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल जो है, एक तो वो डीएनए क्रोमोसोम है, ठीक है जी। क्रोमोसोम आपको पता है कि उसमें क्या होता है कि डीएनए जो होता है वो एक प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, तो उसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो वो जो कम्बिनेशन बनेगा यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का, तो उसको आप क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्रोटीन कह सकते हो। इसी तरह वायरस में भी तो देखें दो ही तो चीज़ें होती हैं, एक न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए होता है, और दूसरा क्या होता है? प्रोटीन, यानी कि एक कोर होता है, एक कोट होता है, कोर न्यूक्लिक एसिड का होगा और जो उसके ऊपर कोटिंग होगी वो प्रोटीन्स की होगी। तो दोनों का कम्बिनेशन क्या बन गया? न्यूक्लियोप्रोटीन। तो हम वायरस को न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी तो कह सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है जी। तो जैसे ये आपके सामने एक तस्वीर मौजूद है, इसमें आप देखें आपको ग्लाइकोलिपिड नज़र आ रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन नज़र आ रहा है, और इसी तरह जो कि ये प्रोटीन्स जुड़ी हुई हैं लिपिड के साथ, तो आप लिपोप्रोटीन भी कह सकते हो, कह सकते हैं ना जी। और इसी तरह अगर हम आगे देखें तो अगली टाइप्स हमारे पास वो, इससे पहले आगे वाली स्लाइड है, ये देखें जी। इसमें आपको हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ डीएनए नज़र आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया? न्यूक्लियोप्रोटीन हो गया। इसी के साथ आपको वायरस नज़र आ रहा है, तो वायरस में भी दो ही चीज़ें हैं। मतलब वायरस को तो हम अक्सर क्या ही न्यूक्लियोप्रोटीन देते हैं, क्योंकि वायरस में चीज़ें ही दो होती हैं, एक न्यूक्लिक एसिड होता है और एक प्रोटीन होता है, तो हम वायरस को न्यूक्लियोप्रोटीन या न्यूक्लियोकैप्सिड्स कह देते हैं, ठीक है। तो मतलब एक ही बात है। तो इस तरह ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। अब हम ज़रा पीछे वाली स्लाइड पे आ जाते हैं ताकि हम इसके फंक्शन और इसकी इम्पोर्टेंस को पढ़ सकें। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ये जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन है, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके। इसी तरह वो कहता है जी कि जो सेल में से जो सिक्रीशंस निकलती हैं, सेल के अंदर से जो हार्मोन्स और केमिकल्स वगैरह निकल रहे होते हैं, वो भी ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में होते हैं ज़्यादातर। इसी तरह लिपोप्रोटीन, ये बात अभी हम कर चुके कि सेल मेम्ब्रेन का जो बेसिक फ्रेमवर्क होता है वो दो ही चीज़ों से बनता है, लिपिड्स और प्रोटीन। आपने पढ़ा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बेसिकली दो ही चीज़ें होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं और लिपिड्स होती हैं। तो हम कह सकते हैं उसको कि वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, वो लिपोप्रोटीन है। इसी तरह इसकी एक न्यूक्लियोप्रोटीन की एग्जांपल अगर हम लें तो वो न्यूक्लियोहिस्टोन है, ठीक है। ये आपको पता है कि ये क्रोमोसोम में पाया जाता है और ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और ये जीन एक्सप्रेशन में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन की एक एग्जांपल तो ये हो गया न्यूक्लियोहिस्टोन, जो सेल के अंदर पाया जाता है
क्रोमोसोम में पाया, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। और दूसरी तरफ मैंने आपको एग्जांपल दे दी है वायरस की। तो डियर स्टूडेंट, मेरा ख्याल है ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे लाजमी करें। जी बिल्कुल, आगे चलेंगे हम। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 2 भी आज जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड। इसको आप अच्छे से याद कर लें। एमसीक्यूज़ हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छे से आपने इसको जो है वो प्रिपेयर करना है। किसी भी हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो आपके जहन में, तो आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज हमने ये चैप्टर एंड किया है। कल आपको इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज इसकी डिस्कस करेंगे और साथ ही इसके हवाले से जितना भी स्टडी मटेरियल है वो भी इंशाल्लाह कल मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसके सॉल्व्ड एक्सरसाइज, इसके साथ साथ नोट्स, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और इसके साथ इसका टेस्ट, ठीक है, और एवरीथिंग जो इससे रिलेटेड है वो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको मैं कल सेंड कर दूंगा। अब आपका काम ये होगा कि आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसको तैयार कर लेना है, इस चैप्टर को रिवाइज़ करना है और इंशाल्लाह परसों मैं आपसे इस चैप्टर का टेस्ट लूँगा। ठीक हो गया जी, बशर्ते ज़िंदगी। तो आपने इसको अच्छे से जो है वो तैयार करना है। किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो वह आप पूछ सकते हैं। रिस्पॉन्स लाजमी किया करें ताकि हमें पता चले कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। ठीक हो गया जी। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, ज़िंदगी के तमाम इम्तिहानात में कामयाब करे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।